नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके मन में यदि जैविक खेती के संबंध में कोई प्रश्न है, आप रासायनिक खादों से मुक्ति चाहते हैं, आप कीटनाशकों से दूर आना चाहते हैं और संबंध में यदि कोई जानकारी लेनी चाहिए तो आप निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना प्रश्न दे सकते हैं। मैं उसका ज़्यादा संभव सीख उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। अब बात हुई जो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि यदि आप खेती करते हैं, अपने खेती फसलों में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें से अधिकांश किसानों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपनी फसलों को नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक की आपूर्ति कैसे करेंगे। लेकिन आप एक बात सोच लीजिए कि 1960 से पहले जब हमारे देश में रासायनिक खाद थे ही नहीं, हम जानते तक नहीं थे, तब भी हमारे खेत देश में अच्छी उपज होती थी। और उसी उपज को कब्जाने के लिए तो अंग्रेज और दूसरे देश के लोग भारत में आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि कृषि हमारे देश की रीढ़ रही है। हमारे देश की रीढ़ ही नहीं रही, इकोनॉमी के लिए, आर्थिक संपन्नता की पृष्ठभूमि में कृषि का प्रमुख स्थान रहा है। आज भी यदि देखा जाए तो आज भी हम जीडीपी का 13-14% जो हिस्सा है, हम कृषि जगत से, ग्रामीण अंचलों से देते हैं। हमारे बैंकों में जो पैसे जमा होते हैं उसमें भी अधिकांश जो हिस्सा है वो कृषि उपज से ही आता है। तो कृषि हमारी रीढ़ रही है, इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, सीधी सीधी बात करूं। यदि आप कृषक हैं और अपनी फसलों में रासायनिक खादों पर निर्भर हैं तो आप उससे मुक्ति हो सकती हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, फास्फोरस की आपूर्ति के लिए या पोटासियम की आपूर्ति के लिए हम 3 खादों पर मुख्यतः निर्भर थे। पहला है यूरिया, दूसरा डीएपी और तीसरा है एमओपी, म्यूट्रेट ऑफ पोटासियम। अभी तीनों का कॉम्बिनेशन भी बाजार में उपलब्ध हो गया है, इसको एनपीके कहते हैं। इसमें तीनों रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नाइट्रोजन के विषय में यदि मैं विस्तार से बताऊं तो नाइट्रोजन का जो हम नाइट्रोजन खाद के रूप में, यूरिया के रूप में अपने खेतों में देते हैं, वो मात्र 40% है। लेकिन हमारे पास तो उससे दुगनी मात्रा में जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। वायुमंडल की जो हवा है उसमें करीब करीब 76% से ज़्यादा, 76%, 8% के आसपास नाइट्रोजन है। लेकिन हमारी फसलें सीधा उपयोग नहीं कर पाती। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इसके इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में मात्र 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। उस पर तो पूरी तरह से हमारी फसलें, हमारी वनस्पतियाँ उसी कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होती हैं। तो यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए और हम अपनी फसलों में उस वायुमंडल की नाइट्रोजन का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो फिर हमें यूरिया आदि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम यूरिया के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। दूसरी तीसरी चीज है, यूरिया का जो दुष्प्रभाव हमारी फसलों में पड़ रहा है, हमारी मिट्टी में पड़ रहा है, हमारे जो फसलें हैं उनके स्वाद पर, उनकी गुणवत्ता पर पड़ रहा है, उससे बच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1960 से पहले जब हम खेती करते थे तो हमने एक प्रक्रिया को डेवलप किया था। अपने अनुभव से हमारे पूर्वजों ने जान लिया था कि एक प्रकृति ने हमारे लिए विशेष व्यवस्थाएं स्थापित करती हैं जिससे कि हमारी मिट्टी में सहजता से पोषक तत्व विद्यमान होते रहते हैं। साथ ही हम जो फसलें करते हैं उनकी आपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, तो हम उस प्राकृतिक प्रक्रिया को अपना सकते हैं। आप जानते हैं, समझते हैं कि जो दलहन होती हैं वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके उपयोगी जो यूरिया है उसमें बदलने की सामर्थ्य रखती है। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि जो हमारी दलहन है, चाहे उसमें मसूर हो, मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, कुल्थी हो, मटर हो, ये सब ऐसी चीजें हैं, चना हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सहजता से जड़ों में कुछ बैक्टीरिया, कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं। वो सूक्ष्म जीव कार्बन, जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको सोख कर सहजता से अमोनिया में, नाइट्रेट की के रूप में उसको बदल देते हैं और इसी रूप में हमारे वनस्पतियां, हमारी फसलें अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन का प्रयोग करती हैं। आप शायद इस बात से परिचित होंगे कि जिस यूरिया का प्रयोग हम करते हैं उस यूरिया को पूरी तरह से हमारी फसलें अब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। वैसे ही यूरिया में 40% के आसपास नाइट्रोजन रहता है और हम
अपनी फसलों में 100 किलो, 125 किलो, तो कई फसलों में तो 150 से 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी फसलें उस यूरिया का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाती हैं। उसमें से मात्र 20 से 25% यूरिया का उपयोग हो पाता है। लेकिन यूरिया को सीधी तरह हमारे फसलें उपयोग नहीं करती हैं। यूरिया पहले पानी के माध्यम से, ह्यूमिडिटी के माध्यम से, मॉइस्चर के माध्यम से पिघलता है, घुलता है, क्योंकि यूरिया में तेजी से घुलने की सामर्थ्य है। आप एक 2 किलो यूरिया लीजिए, उसमें 10-20 ml के आसपास पानी डाल दीजिए, देखेंगे उसमें बहुत तेजी से वो पतला होना शुरू हो जाता है, लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यही प्रवृत्ति, आप यूरिया अपने खेतों में फेंकते हैं तो यूरिया बहुत तेजी से तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तरल से अमोनिया के कण विच्छेदित होते हैं, उससे नाइट्रेट आदि पैदा होते हैं, अमोनिया पैदा होती है। और वही, मैं पूरी प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, इसमें कुछ एंजाइम्स की प्रक्रिया भी रहती है, कुछ सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया रहती है। तो उसी जो अमोनिया के आयंस हैं, नाइट्रेट है, इसी को हमारी फसलें सोख पाती हैं, काम लेकर आ पाती हैं। तो लेकिन यही प्रक्रिया तो हमारे सूक्ष्म जीव और हमारी जो दालें हैं वो उपयोग में ला पाती हैं। तो यदि हम पहली प्रक्रिया को थोड़ा सा उपयोग में लाना शुरू कर दें, उपयोग में लाने का अर्थ यही है कि यदि हमारे खेत खाली हैं तो जो गर्मी के महीने होते हैं, अप्रैल के बाद की जो अवधि होती है, उसमें ढैंचा लगा सकते हैं, हम बसरी लगा सकते हैं, हम उसमें सनी लगा सकते हैं। और यदि हमारे पास और अच्छा यदि समय हो, हमारे पास कुछ साधन हो, पानी की व्यवस्था हो, तो ऐसी अवधि में हम दूसरी दालें, जैसे कि हम ऐसे में जैसे कि फ्लिक्स साइड है, या और भी कई दाल हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ना तो फिर हम जैसी बरसात होती है उसके आसपास हम अपने खेतों में मूंग है, उड़द है, अरहर है, मटर मटर को तो हम रबी की फसल के रूप में गेहूं के साथ ही बुआई करते हैं। लेकिन कुछ कुल्थी है, अलसी है, इन सब के माध्यम से अपने खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित करने में, विभाजित होने में मदद करते हैं। और उनकी जड़ों में भी कई तरह के सूक्ष्म जीव ऐसे रहते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। उनकी जड़ों में माइक्रोराइजा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर जैसे कई सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव भी वातावरण की नाइट्रोजन आदि को सोख कर उपयोगी जो नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो हम यदि ऐसा प्रयोग कर लें तो सहजता से हम जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, केमिकल उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, एनओपी का प्रयोग करते हैं, तो उनसे बच सकते हैं। और हम अपने खेत की मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी आ रही है उससे बाहर आ सकते हैं। अब हम लागत को घटा सकते हैं कि 1960 के बाद, 70 के बाद, जब से हमने हरित क्रांति को पकड़ा है, हरित क्रांति को अपनाना शुरू किया है, हमें जानकारी तो बहुत मिल गई है। हमें पता लग गया है कि मिट्टी में कई उपयोगी पोषक तत्व रहते हैं। इसमें आप जानते ही कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, जिंक है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन, ये सारी चीज उपयोगी हैं। लेकिन खुदा न खास्ता, संयोगवश कि जैसे जैसे हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, ये पोषक तत्व हमारी मिट्टी से गायब होते चले गए, घटते चले गए। आज इनकी आपूर्ति के लिए हमें लाखों रुपए की खादें खरीद कर अपने खेतों में फेंकनी पड़ रही हैं। उससे उत्पादकता बढ़ नहीं रही है, क्योंकि जब 70 में हमने पहली बार यूरिया, डीएपी का प्रयोग शुरू किया था तो 5 से 10 किलो की मात्रा में हमारी उपज पर डबल प्रभाव डालता था। हमारी जो उपज होती थी उसकी उत्पादकता में 2 गुना वृद्धि हुई थी। लेकिन जैसे जैसे हमने इन खादों का उपयोग बढ़ाया, हमारी उत्पादकता घटती चली गई। आज ये समस्या हमारे सामने है। रासायनिक खादों का प्रयोग हम करते हैं, इससे उत्पादकता तो घट ही रही है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें भी बदलाव आ रहा है, पोषक तत्व घट रहे, साथ ही विषाक्तता फैल रही है, प्रदूषण फैल रहा है। और प्रदूषण का, विषाक्तता का हम अपने परिवार में, अपने समाज में प्रभाव देख रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां नहीं बढ़ रही, मनुष्य की अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि अब बांझपन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहती हैं कि मनुष्य
पुरुष है उसके वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, गुणवत्ता में परिवर्तन होता जा रहा है। इसी तरह स्त्रियों में बांझपन की स्थिति बन रही है, स्त्रियों के अंदर जो ओवम का अंड का विकास होता था वो प्रभावित हो रहा है। और एक चीज तो हम सब अनुभव करते हैं, आजकल अधिकांश हमारी बहन बेटियां हैं वो मासिक धर्म से पीड़ित है। समय के अनुसार मासिक नहीं होता है, होता है तो तीव्रता से होता है, या फिर उसमें कई तरह की अन्य विकृतियां आ जाती हैं। साथ ही स्त्रियों के अंदर एक और समस्या बहुत तेजी से विकसित हो रही है, वो है जब वो रजोवृत्ति के आसपास होती हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और 25 से 30% जो हमारी प्रौढ़ स्त्रियां हैं, प्रौढ़ बहन बेटियां हैं, माँ हैं, उनको तो अब सर्जरी के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके गर्भाशय में सिस्ट बन जाती है। उसका कारण यही है कि हमने रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में बढ़ा दिया, और इन रासायनिक खादों के साथ में हमने कीटनाशक का प्रयोग शुरू कर दिया, और इसका सीधा प्रभाव हमारे पानी पर, मिट्टी पर, हमारे खान पीन पर, हमारे वायु पर पड़ रहा है, और उसका हम दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। शारीरिक परिवर्तन तो एक अलग चीज है, अब तो जटिल बीमारियों का जो दौर है वो भी तीव्रता पकड़ता जा रहा है, हमारी जीवन अवधि में कमी आती जा रही है। ऐसे में हमें प्राकृतिक उपज को अपनाना पड़ेगा, और जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें कमी लानी पड़ेगी, उनकी उपयोग की क्षमता को घटाना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग ही ना हो, हम बिना रासायनिक खादों के प्रयोग से भी भरपूर मात्रा में फसल ले सके, और ये लेना सहजता है, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी उपज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। थोड़ा क्षणिक बदलाव आया था, वो बदलाव इसलिए आया था कि हमारे सिंचाई की साधन सिंचाई की थोड़ा क्षेत्र बढ़ गया था, हमने उत्तम क्वालिटी के बीज विकसित कर लिए थे, हमने अधिकतम अपने खेतों को खेती के लिए अपनाना शुरू कर दिया था, उससे हमारी उत्पादकता में थोड़ी वृद्धि हुई। अन्यथा हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारी रासायनिक खादों के प्रयोग से रासायनिक हमारी उत्पादकता में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, वृद्धि हुई है कि उसके दुष्प्रभावों में वृद्धि हुई है, मिट्टी की जो सामान्य क्षमता था उसमें गिरावट, जो वृद्धि हुई है, मिट्टी हमारी कठोर होती चली गई है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी घटे नहीं है, और सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, बायोडाइवर्सिटी घट गई है, कई तरह के अपने मित्र कीटों को अपने खेतों से समाप्त कर दिया है। केंचुआ दिखाई नहीं देता, मेंढक दिखाई नहीं देता, मधुमक्खी दिखाई नहीं देती। ये सब महत्वपूर्ण है, बिना मधुमक्खी के, तितली के, भंवरे के हम पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न नहीं करा पाते, और पॉलिनेशन की क्रिया यदि ना हो तो हमारी उत्पादकता पे 15 से 25% का इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम रासायनिक जो खाद हैं उनकी उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो उपयोग करने की क्षमता है उसमें कमी ला सकते हैं। आपको किसी तरह की शंका है, कोई जानकारी चाहते तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।